नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन है वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है साझेदारी का पुनर्गठन, जिसके अंतर्गत हम लोग साझेदार की मृत्यु मतलब डेथ ऑफ पार्टनर से संबंधित एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अकाउंट फ्रेंडली जोन पर। आपका प्यार हमेशा बना रहे और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न लिखा हुआ है कि साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि किसी भी संस्था में अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, क्या होती है? डेथ होती है। तो डेथ के केस में जो उसकी जमा पूंजी संस्था के पास है, जो हमें पार्टनर अकाउंट बनाने के बाद प्राप्त होता है कि जो डेथ किया है उसे कुल कितने पैसे चुकाने हैं। दूसरी बात ये कि अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो डेथ किया हुए पार्टनर को पेमेंट कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, जो पार्टनर डेथ करता है उसे पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि उसके नॉमिनी को, किसको? नॉमिनी को, जिसे वो अपने जीवन काल में नॉमिनेट करके जाता है कि अगर मुझे भविष्य में कुछ हो जाता है तो मेरा जो रकम है, जो मेरे लाभ का हिस्सा है, जो कंपनी में मेरा जो शेयर है, जो मेरा हक है, वो मेरे नॉमिनी को दिया जाएगा। उसके नॉमिनी कोई भी हो सकती है, उसकी पत्नी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग उसके नॉमिनी को हम कहते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो याद रखिएगा, साझेदार की मृत्यु के अंतिम भुगतान के केस में हमें किसे भुगतान करना होगा? निष्पादक खाते से भुगतान करना होगा। तो आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि सर, मृतक साझेदार के निष्पादक को मतलब एग्जीक्यूटर को मतलब नॉमिनी को साझेदार की मृत्यु की तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, किसी व्यक्ति की या किसी पार्टनर की डेथ होती है 1 फरवरी को, मान लिया मैंने, और उसे कंपनी हिसाब किताब करने में थोड़ा समय ले लिया और एक्सटेंड करते 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 3 मंथ के बाद उसे पैसा उसके एग्जीक्यूटर को पे करता है। जो 3 मंथ की जो अवधि हुई डेथ से लेकर भुगतान करने के बीच, तो उस बीच में उसे 6% का ब्याज, मतलब जो 3 महीने लेट हुए हैं तो 3 महीने का ब्याज 6% की दर से उसे उसके एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा। तो 3 महीना लेट करे, 6 महीना लेट करे या साल भर लेट करे, उससे मतलब नहीं है। जितना भी लेट होगा 6% की दर से उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो 6% के दर से उसे ब्याज देना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 हमसे पूछा गया है कि एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानि साझेदारों में बांटी जाती है। कहता है कि 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी, और सी की डेथ होती है। तो उस केस में क्या हुआ कि अब सी जब जाता है तो उस केस में उस समय क्या था कि हमारा जनरल रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बैलेंस शीट में लिखा हुआ था। तो पूछता है कि अगर कोई पार्टनर डेथ करता है, क्या होता है? अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है और उस समय जो लाभ है और जो हानि है ना, सॉरी, जो रिजर्व का पैसा है और जो प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा है, उसे हम किस अनुपात में बांटेंगे? तो याद रखिएगा, उसे पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। किस अनुपात में बांटा जाएगा? पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उसके डैश, उसके किसको चुकाई जाती है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसके नॉमिनी को पैसा चुकाया जाता है, और नॉमिनी कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बोलता है उस नॉमिनी को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है कि पुनर्मूल्यांकन खाता डैश के समय
तैयार किया जाता है, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कब किया जाता है। तो आपको पिछले चैप्टर में भी आपसे ये प्रश्न पूछा गया था कि पुनर्मूल्यांकन खाता कई केसेस में तैयार किए जाते हैं जब कोई नया पार्टनर संस्था में प्रवेश करता है। दूसरा ऑप्शन है कि जब कोई किसी साझेदार का अवकाश यानी रिटायरमेंट होता है। तीसरा है किसी साझेदार की मृत्यु होती है। तो याद रखिएगा तीनों ही केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है दोस्तों कि सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी जो है पॉलिसी होती है, यानी कि जब सभी साझेदार संयुक्त जीवन में अगर कोई पॉलिसी कराते हैं, ज्वाइंट रूप से अगर कराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब आप सोच रहे हैं, पिछली बार भी ये प्रश्न हुआ था, उसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। ये भी सवाल पिछले सेशन में हो चुका है, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। पूछा गया है कि एक XYZ जिसका अनुपात 1/2, 1/3 और 1/6 है में लाभ का विभाजन करते हैं, जिसमें Z की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों? Z की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होती है? Z की मृत्यु हो जाती है। X और Y का नया अनुपात निकालें। तो आपको पता है जिसका डेथ हो गया है भाई उसको हटा दीजिए, जो बचेगा वो न्यू पार्टनर यानी नया अनुपात होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है आप क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, 3 और 2 के अनुपात में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ध्यान देंगे सब कोई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका प्रश्न है कि साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक डैश खाता है। ये कौन सा खाता है? ये कौन सा खाता है आपको पहले बताया जा चुका है। ये एक लायबिलिटी है, यानी कि इसका सही आंसर होगा सी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। खाता के बारे में कहें तो ये एसेट्स भी कभी कभी हो सकता है ना, इसलिए कन्फ्यूज़न है इस प्रश्न पे। प्रश्न में इसका आंसर सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार उत्तराधिकारी यानी कि जो नॉमिनी होता है, जो एग्जीक्यूटर होता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उत्तराधिकारी ब्याज के लिए डैश प्रति वर्ष से अधिकृत होंगे साझेदार की मृत्यु की तिथि से मृत साझेदारों को देय अंतिम राशि भुगतान करने तक। मैंने पहले ही बताया है कि अगर कोई पार्टनर 1 फरवरी को डेथ करता है, मान लिया जाए 1 फरवरी, 1 जनवरी, 1 मार्च, कभी भी, और उसका भुगतान आप 6 महीने के बाद करते हैं, तो मृत्यु की तिथि से देय तिथि के बीच जितनी देरी होगी उतनी देरी में 6% का ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, इसका आंसर होगा सी, यानी कि 6%। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है कि किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है? किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है? तो बहुत आसान सा सवाल है कि रीवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ है, आपका जो पुनर्मूल्यांकन जो खाता हुआ है, उससे जो प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनर में बटेगा, चाहे वो मृत हो चाहे वो जो मृत ना हो, यानी कि ऑल पार्टनर इसके सही ऑप्शंस होंगे। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 पे ध्यान देंगे सभी लोग। प्रश्न नंबर 11 बोलता है कि किसी साझेदार की मृत्यु पर शेष साझेदार जिन्होंने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण लाभ प्राप्त किया है क्षतिपूर्ति करेंगे। किसी पार्टनर अगर डेथ किया है तो जाहिर सी बात है डेथ पार्टनर का जो हिस्सा होगा वो शेष पार्टनर क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे, है ना, प्राप्त कर लेंगे। तो बोलता है कि क्षतिपूर्ति कौन करेगा? तो जो मृतक साझेदार है वही करेंगे, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। पूछा गया है प्रश्न में कि एक साझेदार की मृत्यु के होने पर सभी साझेदार के लिए ली गई संयुक्त बीमा पॉलिसी के लिए फर्म बीमा कंपनी डैश पाती है। तो
तो याद रखिएगा, अगर कोई पार्टनर डेथ करता है, हम पॉलिसी क्यों लेते हैं, हम ना लाइफ पॉलिसी लेने का मतलब है कि भैया अगर कभी डेथ हो जाए तो डेथ होने से जो आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है कंपनी को या उसके घर वालों को, उसकी क्षतिपूर्ति कंपनी करे, है ना। तो याद रखिएगा कि डेथ होने के केस में सभी साझेदारों को क्या मिलेगा, तो पॉलिसी की राशि प्राप्त होगी, यानी कि पॉलिसी अमाउंट प्राप्त होगा, सरेंडर वैल्यू नहीं होगा, और ना ही तीसरा और चौथा ऑप्शन होगा। इसका सही ऑप्शन होगा कि डेथ होने पर उसे पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमसे पूछा गया है कि किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको देय पूरी राशि किसके खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। दोस्तों बड़ा बार बार एक ही सवाल आ रहा है। इसके पहले भी मैंने बताया कि अगर कोई पार्टनर डेथ करता है तो उसकी संपूर्ण देय राशि उसके नॉमिनी को दिया जाएगा, यानी उसके उत्तराधिकार को देंगे, यानी इसका सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछता है, प्रश्न नंबर 14 कहता है कि फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। किस में बांटी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में बांटी जाएगी, यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो रकम है वो सभी पार्टनर में बटेगा और ओल्ड रेशियो में बटेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे नंबर में है कि XYZ साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2-1-1 में बांटते हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे बोलता है फर्म के पास 1,20,000 की ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितनी, 1,20,000 की, तथा बैलेंस शीट यानी चिट्ठे में यह रकम 20,000 के समर्पण मूल्य में दिखाई गई है। तो X की मृत्यु पर JLP को कैसे साझेदारों में बांटा जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि डेथ के केस में पॉलिसी अमाउंट बांटते हैं। किस अमाउंट को बांटते हैं, पॉलिसी अमाउंट। लेकिन अगर प्रश्न में सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है तो सबसे पहला 1,20,000 में जो सरेंडर वैल्यू है उसको लेस कर लेंगे, ठीक है। और जो बाकी रकम 1,00,000 बचेगा उसे आप जो रेशियो है ओल्ड रेशियो 2-1-1 उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो पॉलिसी अमाउंट पॉलिसी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पॉलिसी अमाउंट 1,20,000 है तो 1,20,000 को 2-1-1 में बांटेंगे। लेकिन मैंने एक बात और कही, अगर प्रश्न में सरेंडर वैल्यू है तो पॉलिसी अमाउंट में से पहले सरेंडर वैल्यू घटा लेंगे। लेकिन अगर सरेंडर वैल्यू नहीं होता, 20,000 में से 20,000 अमाउंट को घटाने के बाद जो 1,00,000 बचता है में बांटेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन आप देख लीजिए। अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसका सही ऑप्शन ए होगा, यानी 50,000, 25,000 और 25,000। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि A, B तथा C साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, 3 पार्टनर हैं, बिल्कुल ठीक। 1-3 यानी 1 मार्च को 2020 को सी की डेथ हो गई। सी की डेथ कब हुई, याद रखिएगा 1 मार्च को हुई है। पिछले 4 वर्षों के लिए फर्म का औसत लाभ, पिछले 4 वर्ष में फर्म का एवरेज प्रॉफिट 72,000 रुपया था, ये मान लिया गया है। ठीक है, यानी इस साल का प्रॉफिट भी 72,000 होगा। पुस्तक जो है 31 दिसंबर को बंद हो जाता है, तो आपको पता ये करना है कि सी की जो डेथ हुई तो उस साल उसे लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखिए क्लोजिंग डेट कब है, 31 दिसंबर है ना। तो 31 दिसंबर के बाद आ गया 1 जनवरी। तो आपको देखना ये होगा कि जो सी है फर्म में कितने महीना काम किया है 31 दिसंबर के बाद। तो उसने जनवरी काम किया प्लस फरवरी काम किया, लेकिन 1 मार्च जैसे ही आया उसकी डेथ हो गई। लेकिन इसका मतलब कि सी ने फर्म में 2 महीना काम किया है, जनवरी और फरवरी। इसका मतलब पूरे साल का हिस्सा इसे नहीं मिलेगा, इसे सिर्फ 2 महीने का हिस्सा मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया कि इसे कितना हिस्सा मिलेगा सर, इसे सिर्फ 2 महीने का हिस्सा मिलेगा। चलिए, तो अब हम ये पता करेंगे कि 72,000 में सी का हिस्सा है कितना। 72,000 में सी का अपना हिस्सा
कितना है, तो 72,000 में सी का हिस्सा जो है, यहाँ पर देखिएगा सी का अनुपात 1 है, तो 1/, आप क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे, और 6 से जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रकम आएगा सर, 12,000 आएगा। इसका मतलब कि सी का हिस्सा एक साल में 12,000 मिलता है। सी को कितना एक साल में मिलता, अगर सी पूरे वर्ष काम करता तो उसे 72,000 का प्रॉफिट मिलता, लेकिन सी ने कितने महीने काम किए, मात्र 2 महीने, तो इस 12,000 तो एक साल का है ना, आपको निकालना है 2 महीने का, तो आप क्या कर देंगे, 2/12 करेंगे। 2/12 जैसे करेंगे तो आपको 2,000 का रकम, हाँ तो मैं बता रहा था कि आपका 2,000 का रकम आएगा। कितना रकम आएगा दोस्तों, 2,000 का रकम आएगा। ठीक है, तो ये 2,000 का जो रकम है, यानी यही आपका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन में ये आंसर ये है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं इसका सही आंसर पहला ही ऑप्शन में है, तो 2,000 इसके सही आंसर होंगे। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। बोलता है ABC लाभ हानि को 3-2-1 में बांटते हैं, बांटते हुए साझेदार हैं। सी का डेथ हो जाता है और जिस समय डेथ होता है उस समय उसके फर्म का गुडविल 60,000 रुपये लगाया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि मृत साझेदार के उत्तराधिकारी मतलब नॉमिनी को गुडविल में कितना हिस्सा दिया जाएगा, यानी कितनी राशि दी जाएगी, मतलब कि सी का जो हिस्सा है गुडविल में कितना है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले बहुत आसान सी बात है कि जो गुडविल है 60,000, उसमें सी का हिस्सा कितना है, तो सी कौन है, तो सी का हिस्सा है 1। आप अनुपात देख लीजिए, सी का कितना है 1, तो 1/6 कर दीजिए। जैसे ही कीजिएगा तो आएगा 10,000। तो इससे पता चला कि सी का हिस्सा 10,000 है, यानी ऑप्शन में आप देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी में 10,000 दिख रहा है, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 में कहता है कि ABC 3 पार्टनर है जिसका अनुपात 3-2-1 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हुए साझेदार हैं। 3 लाख रुपया ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का है, चिट्ठे में समर्पण पूर्ण मूल्य 90,000 है और सी की मृत्यु हो जाती है। पॉलिसी में प्रत्येक साझेदार को कितना हिस्सा मिलेगा। ये प्रश्न पिछले अभी मैंने आपको 2-4 प्रश्न के पहले बताया है कि अगर कोई पार्टनर डेथ करता है तो उसे पॉलिसी का रकम मिलता है, यानी पॉलिसी का रकम कितना है 3 लाख, तो इसे 3 लाख देंगे, यानी 3 लाख हिस्से को हम ABC में बांटेंगे। लेकिन याद रखिएगा, मैंने ये भी बताया था कि अगर प्रश्न में सरेंडर वैल्यू है तो पहले आप 3 लाख में से इस सरेंडर वैल्यू 90,000 को लेस करेंगे तो बचेगा 2,10,000। तो 2,10,000 को आप क्या करेंगे, 3-2-1 का जो रेशियो है उसमें बांट लीजिएगा। तो बांटने के बाद जो बचेगा दोस्तों, वो बचेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कहने का मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1,05,000, 70,000 और 35,000। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि प्रश्न नंबर 19 में है कि ABC साझेदार है जिसमें लाभ हानि का हिस्सा 2-1-1 के अनुपात में बांटते हैं। सी की मृत्यु हो जाती है 31 मार्च 2022 को, सी का डेथ हो गया। सी का डेथ कब हो गया, 31 मार्च को। ठीक, इत्तेफाकन ये हुआ कि क्लोजिंग डेट भी आपका 31 मार्च ही है, और जिस दिन साल का अंतिम दिन हुआ हमारे सी जो पार्टनर थे बेचारे का डेथ हो जाता है, और उस समय कंपनी का प्रॉफिट 64,000 रुपया है ना। तो पूछता है कि इस लाभ में मृतक यानी सी का हिस्सा कितना होगा। सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पर महीने का कोई भी लफड़ा नहीं है चूंकि पूरे वित्तीय वर्ष उसने काम किया है ना। तो 64,000 में सी का हिस्सा है 1/5, तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 12,800 रुपया आएगा। ऑप्शन में देख लीजिए कि 12,800 आपको बी नंबर में दिख रहा होगा, तो इसका सही ऑप्शन है बी, 12,800। दोस्तों हम लोग अंतिम प्रश्न 20 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि 3 साझेदार ABC 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांट रहे हैं तो साझेदार ए की मृत्यु पर ख्याति के नाम पर ए के उत्तराधिकारी को
बी और सी कितनी राशि चुकाएगा। जो उत्तराधिकारी है उसे लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा, और नीचे लाभ दिया हुआ है, प्रश्न फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है यदि तीन साझेदार ए बी सी, या ध्यान रखिएगा, यदि तीन साझेदार ए बी सी जिसका अनुपात 5-3-2 है लाभ बांटते हैं, जो साझेदार ए की मृत्यु हो जाती है, ए की मृत्यु होने पर ख्याति नाम पर ए के उत्तराधिकारी को बी और सी कितनी राशि चुकाएगा। तो सीधी सी बात है, ए का डेथ होता है और गुडविल का पैसा किसको देना है, बी और सी को देना है। क्यों, तो जाहिर सी बात है कि डेथ होने पर ए का हिस्सा प्राप्त कौन करेगा, बी और सी। तो गुडविल की राशि कौन देगा, तो बी और सी देंगे। जो हिस्सा प्राप्त करता है लाभ का वही गुडविल का रकम देता है। ये तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा। ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत के दुगने पर है, और विगत 3 वर्षों का लाभ, यानी गुडविल आपको निकालना है दोस्तों। यहाँ पे गुडविल दिया नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया है 3 साल का। आपको एवरेज मेथड से आपको पहले गुडविल निकालना है, और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के बाद कौन कितना गुडविल देगा ए को, वो आपको निकालना है। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। बोलता है सबसे पहले तो हम लोग करेंगे क्या कि जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा है 10,80,000। 10,80,000 3 साल का प्रॉफिट है। तो 3 साल के प्रॉफिट से सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और एवरेज प्रॉफिट का नियम है कि टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दें। तो 3 साल है, तो 3 साल से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3,60,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 3,60,000। फिर प्रश्न में हमें क्या बोल रहा था, गुडविल निकालना है। तो गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है AP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, AP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना। तो AP हमारा कितना है सर, अभी निकाला 3,60,000। 3,60,000 को बोला था कि 2 गुना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 गुना। जैसे ही 3,60,000 को 2 से आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,20,000 आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 7,20,000। ये तो हमारा हो गया गुडविल का रकम। अब इस गुडविल में हमारा जो ए डेथ किया है उसका हिस्सा कितना है, तो 5वां हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, 7,20,000 को 5 बटे कितना हो जाएगा, 5/10, 5 बटे कितना होगा, 10 निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा, 0 से 0 काट दीजिएगा और उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 3,60,000। कितना आ जाएगा, 3,60,000 आएगा। यानी कि 7,20,000 का 5/10 निकालेंगे तो 3,60,000 रुपया आएगा। यही दोस्तों, यही गुडविल का हिस्सा 3,60,000 हमें ए को देना है। तो ए को देगा कौन, तो बी और सी देंगे। ए को कौन देगा, बी और सी देंगे। तो टी कितना देगा और सी कितना देगा, ये हमें पता करना है। तो आइए देखते हैं कि इस 3,60,000 में जो बी का हिस्सा है और सी का हिस्सा है वो 3 और 2 में हम लोग बांटेंगे। किस में बांटेंगे, 3 और 2 में बांटेंगे। तो याद रखिएगा 3 और 2 यानी 3/5 और 2/5। जैसे ही इसको आप बांटेंगे तो एक का आ जाएगा 2,16,000 और दूसरे का आ जाएगा 1,44,000, है ना। तो यही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं ये आंसर किस ऑप्शन में है। तो आइए देख लीजिए, ये ऑप्शन जो है हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है डी, जिसमें लिखा हुआ है 2,16,000 और 1,44,000। तो सही ऑप्शन होगा डी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि वीडियो आपके लायक है, आपको समझ में आ रही है बात और दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिले, तो कृपया करके शेयर ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि लगातार वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्कार।